पहला भाग, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में जानें। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 भारत का एक इम्पोर्टेंट लॉ है। यह कानून हिंदूज के लिए शादी, तलाक और शादी के बाद के मामलों को देखता है। इसमें सिख्स, जैन्स और बुद्धिस्ट्स भी शामिल हैं। इस कानून का मकसद हिंदू मैरिज लॉज को मॉडर्न बनाना था। इसने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में कई सुधार लाए। यह ऐसे हिंदू मैरिज एक्ट के मुख्य पहलुओं पर प्रकाश डालेगा। यह शादी के लिए लीगल एज के बारे में बताएगा। फिर यह एक्ट के तहत मान्यता प्राप्त शादी के अलग अलग तरीकों के बारे में बताएगा। यह ऐसे आगे एक वैलिड मैरिज के लिए कंडीशंस के बारे में विस्तार से बताएगा। फिर यह एक्ट के तहत तलाक के आधारों पर गौर करेगा। अंत में यह ऐसे एलिमनी और मेंटेनेंस के कॉन्सेप्ट पर बात करेगा। इसका मकसद इस इंपॉर्टेंट लीगल फ्रेमवर्क की एक संक्षिप्त और स्पष्ट समझ प्रदान करना है। हिंदू मैरिज एक्ट ने हिंदू मैरिज लॉज को विकसित करने में एक अहम भूमिका निभाई है। यह व्यक्तिगत अधिकारों के महत्व को पहचानता है। यह भारत के बदलते सामाजिक ताने बाने को भी ध्यान में रखता है। यह एक्ट भारत में फैमिली लॉ की आधारशिला बना हुआ है। दूसरा भाग, शादी को मान्य बनाने के लिए शर्तें। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एक मान्य विवाह के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस बताता है। ये कंडीशंस वैवाहिक बंधन की वैधता सुनिश्चित करते हैं। शादी की लीगल एज पुरुषों के लिए 21 और महिलाओं के लिए 18 वर्ष है। एक और महत्वपूर्ण कंडीशन है फ्री कंसेंट। दोनों पक्षों को बिना दबाव के अपनी मर्जी से शादी में प्रवेश करना चाहिए। यह एक्ट पॉलीगमी को प्रतिबंधित करता है। शादी के समय दोनों पक्षों को सिंगल होना चाहिए। तीसरा भाग, शादी पर रोक। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने और जेनेटिक डिसऑर्डर्स को रोकने के लिए कुछ विवाहों को प्रतिबंधित करता है। ऐसा ही एक प्रोहिबिशन है सपिंडा रिलेशनशिप्स पर। यह पिता और माता दोनों पक्षों से करीबी रक्त संबंधों को संदर्भित करता है। पिता की ओर से 5 पीढ़ियों के भीतर और माता की ओर से 3 पीढ़ियों के भीतर व्यक्तियों के बीच विवाह निषिद्ध है। एक और महत्वपूर्ण प्रोहिबिशन है सगोत्र विवाह पर। इसमें एक ही गोत्र या वंश के भीतर विवाह शामिल है, जिसे एक कॉमन मेल एंसेस्टर के माध्यम से खोजा जाता है। निकट समुदायों के भीतर विवाह को रोकने और जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए इस प्रथा को डिस्करेज्ड किया जाता है। यह एक्ट अडॉप्शन के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों के बीच विवाह को भी प्रतिबंधित करता है। कोई व्यक्ति अपने अडॉप्टेड चाइल्ड या भाई बहनों से शादी नहीं कर सकता है। इस प्रोविजन का उद्देश्य दत्तक संबंध की पवित्रता बनाए रखना और संभावित शोषण को रोकना है। चौथा भाग, शादी का रजिस्ट्रेशन। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 शादी के रजिस्ट्रेशन के महत्व पर जोर देता है, जबकि अधिनियम कस्टमरी सेरेमनीज को मान्य मानता है। रजिस्ट्रेशन विवाह का कानूनी प्रमाण प्रदान करता है। यह दोनों पक्षों के अधिकारों की रक्षा करने में मदद करता है, खासकर इनहेरिटेंस, एलिमनी और मेंटेनेंस के मामलों में। विवाह को रजिस्टर करने के लिए दोनों पक्षों को विवाह अधिकारी को एक एप्लीकेशन जमा करना होगा। उन्हें एज, रेजिडेंस और फोटोग्राफ्स सहित रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स प्रदान करने की आवश्यकता है। विवाह अधिकारी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है और विवाह को विवाह रजिस्टर में दर्ज करता है। एक बार रजिस्टर हो जाने के बाद जोड़े को एक मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है। यह सर्टिफिकेट उनके वैवाहिक स्टेटस के कंक्लूसिव प्रूफ के रूप में कार्य करता है। यह पासपोर्ट या वीजा प्राप्त करने सहित विभिन्न कानूनी और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक है। पांचवा भाग, शादी का टूटना, तलाक। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 तलाक के माध्यम से विवाह के कानूनी डिसोल्यूशन के लिए आधार प्रदान करता है। यह प्रोविजन यह मानता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जहां विवाह टूटने लायक न रह जाए। तलाक का एक आधार व्यभिचार है। यदि एक जीवन साथी विवाह के बाहर यौन संबंध बनाता है तो दूसरा जीवन साथी तलाक ले सकता है। एक और आधार है क्रुएल्टी। इसमें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना शामिल है, जो एक साथ रहना असहनीय बना देती है। यदि रिकंसिलिएशन विफल हो जाता है तो कोर्ट तलाक का आदेश दे सकता है। छठा भाग, तलाक के बाद। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 तलाक के कॉन्सिक्वेंसेस को संबोधित करता है, खासकर एलिमनी और चाइल्ड कस्टडी के संबंध में। एलिमनी तलाक के बाद जीवन साथी को प्रदान की जाने वाली फाइनेंशियल सपोर्ट को संदर्भित करता है। न्यायालय जीवन साथी की इनकम, अर्निंग कैपेसिटी और फाइनेंशियल नीड्स जैसे कारकों के आधार पर एलिमनी की अमाउंट
और ड्यूरेशन निर्धारित करता है। बाल हिरासत एक और महत्वपूर्ण पहलू है। न्यायालय बच्चे के कल्याण को प्राथमिकता देता है और माता पिता में से किसी एक या संयुक्त हिरासत को हिरासत दे सकता है। गैर हिरासत वाले माता पिता को आमतौर पर मुलाकात का अधिकार होता है और चाइल्ड सपोर्ट पेमेंट के माध्यम से बच्चे के पालन पोषण में योगदान देता है। शादी के दौरान अर्जित संपत्ति के बंटवारे को भी संबोधित किया जाता है। न्यायालय एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का लक्ष्य रखता है, जिसमें प्रत्येक जीवन साथी द्वारा किए गए योगदान जैसे कारकों पर विचार किया जाता है। यह एक्ट यह सुनिश्चित करता है कि दोनों पक्षों के साथ उचित व्यवहार किया जाए और तलाक की प्रक्रिया के दौरान उनके अधिकारों की रक्षा की जाए।